हेलो स्टूडेंट, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2022 का पेपर। यार पेपर फिजिक्स का बहुत आसान है, जिस हिसाब से आपको पढ़ाया हुआ था, टेस्ट दिए हुए थे, पूरे वही पैटर्न के ऊपर आपका पेपर है, तो मेरे ख्याल से पूरे में से पूरा ही सही होना चाहिए। एक आधा क्वेश्चन कुछ हो सकता है डाउटफुल रहे, बट मैंने सिखाया हुआ आपको कैसे एनालिसिस करके आपको उस डाउट को भी दूर करना है। तो आई थिंक 45 में से 45 आपके ज़रूर सही होने चाहिए। तो चलो इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। और बहुत ही सिंपल पेपर है, मज़े आ गए मतलब पेपर देख करके। तो ये कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 and 20 kg आर कनेक्टेड टू 2 एंड्स ऑफ लाइट रॉड। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, पिछली बार उसने मास वाली रॉड दे दी थी, इस बार इसने लाइट रॉड दे दी। लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg। तो ये रहा 10 kg, और ये तो बिल्कुल बच्चा सवाल है। ठीक है ना, अब मैं ये बोलूँ, ये मैंने तुम्हें लेक्चर में कराया हुआ था, तो यार ये तो मतलब हर कोई कराता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। तो यहाँ से हमें इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है। m1 से निकालेंगे तो m2r बाय m1 प्लस m2, तो 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस वो हो गया 10। आंसर आ गया 20/3। तो 20/3 मीटर पर आपका 10 kg से सेंटर ऑफ मास होगा। इसका राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, अब देखो ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है। आपको ईएम वेव के अंदर वो टेबल मैंने बना के दी हुई थी, मैं बोला था फ्रीक्वेंसी की रेंज ज़रूर पढ़ जाओ, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है। और मैच द कॉलम है, जिसको आप अपने, जैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड आपको सिखाया हुआ है वैसे आप इसको कर सकते हो। जैसे अब इसमें मान लो आपको सारी नहीं याद, ये तो याद होती है। एक्स रे की जो वेवलेंथ है ना, हाँ, वेवलेंथ रेंज जो होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो आप इससे एक्स रे से प्रेडिक्ट कर लो। इसका हो गया 10⁻⁻10 मीटर। तो डी का आंसर फर्स्ट करेक्ट है, फिल्टर कर लो। डी फर्स्ट इसमें, ये आंसर नहीं होगा, फर्स्ट इसमें। अब ए पर आ जाओ। ए है एएम वेव। अब एएम वेव की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻2 मीटर के आसपास की होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। तो ए का राइट आंसर सेकंड इसमें नहीं है। तो अब आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन देके फटाक से आंसर आ गया। यही चीज आपको सिखाई हुई थी और एज इट इज आपको यूज करनी है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम देख करके तो हंसी छूट रही है कि आपको पावर दे रखी है और पूछ रहा है कि 1 घंटे में बताओ कितनी एनर्जी रेडिएट होगी। ठीक है, ये सवाल मतलब हमारे बच्चों से कोई पूछ रहा है तो बेइज्जती वाली बात है। इतने सिंपल प्रॉब्लम। तो पावर हो गई 100 किलोवाट, तो 10 की पावर 5 वाट हो गया, और टाइम हो गया 3600, ये मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनल आंसर आ गया 36 × 10⁻7 जूल। ठीक है, तो राइट आंसर इस हिसाब से आपका हो गया सेकंड वाला। तो शुरू के ये जो प्रॉब्लम्स हैं बड़ी इजीली आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट आपको, अब देखो ये एज इट इज उसने ऑलरेडी दिया हुआ था। कहाँ पर दिया हुआ था? ये आपके AIPMT में आया हुआ था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में भी कराए हुए, इवन इससे भारी भारी कराए हुए थे। अब इसमें क्या पूछा इसने, पढ़ो। कह रहा है, एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर। दोज प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। कर्व विच रिप्रेजेंट्स एडियाबेटिक प्रोसेस अमंग 1 2 3 4। एडियाबेटिक बताना है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले ये हो गया आइसोबारिक, इसके बाद आ जाता है आइसोथर्मल। एडियाबेटिक इससे स्टीपर होता है, तो ये आ जाता है एडियाबेटिक, ये हमारा हो जाता है आइसोकोरिक। तो सेकंड वाला जो है ये हमारा एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो प्रॉब्लम का लेवल बहुत इजी था। ठीक है ना, यही मतलब ट्रेंड रहता है, 1 साल इजी, 1 साल कुछ डिफिकल्ट आ जाता है, कभी बायो डिफिकल्ट, कभी केमिस्ट्री डिफिकल्ट। तो ये एग्जाम है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से फिजिक्स में तो मतलब आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। तो जिसको लेकर के आप डर रहे थे, नहीं यार फिजिक्स ऐसा होगा वैसा होगा, मजे आ गए। चलो देखते हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब इनमें बताना है किसका यूनिट होगा या डायमेंशन होगा। तो एंगल्स जो होते हैं उनका यूनिट तो होता है बट उनका डायमेंशन नहीं होता। ठीक है ना, तो अब आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये भी आपको कराया हुआ ही क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। तो यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, तो यूनिट बट नो डायमेंशन, राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट फ्रीक्वेंसी जितना आउटपुट फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ठीक है ना, उठा के नोट्स आप अपने देख लो कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, फुल वेव में डबल होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो सिंपल प्रॉब्लम है। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी आपकी 60 हर्ट्ज रहेगी। राइट आंसर फोर्थ वाला। नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रिक का ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि व्हेन 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू/2 आर इंसिडेंटेड ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक मेटल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम Vs/2 एंड Vs। ठीक है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले Vs/2 था, बाद में इसका वैल्यू जो हो गया वो Vs हो गया। अब फ्रीक्वेंसी कम करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है।
तो यहां पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, बढ़ा रहा है। तो इस बात का मतलब क्या निकला कि यहां पर कुछ छोटी सी एरर है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर इनसे बाय डिफॉल्ट हो गई है एरर। अब एरर हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गया बोनस, ठीक है ना। तो आपको इसमें मिलने वाले हैं सबको फ्री के 4 नंबर, ठीक। बट फिर भी मान लो हमने दिमाग के शटर बंद कर दिए, कई बार एग्जाम में ऐसा ही हो जाता है, हम दिमाग लगाते नहीं, ठीक है ना। सॉल्व कर दिया हमने उठा करके, तो हमने सॉल्व किया ई वी नॉट इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू, जैसे आपने सीखा हुआ है। तो पहले का स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस बाई 2 है, ई और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है न्यू, सॉरी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बना देते हैं। सेकंड में स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस है, ठीक है ना, एच फ्रीक्वेंसी हमें न्यू बाई 2 दे रखी है, माइनस एच न्यू नॉट। अब ये दो इक्वेशन दो अननोन वाला सवाल है जो आपने 50 बार टेस्ट में किया हुआ है और आपने लेक्चर में सीखा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम चले दिमाग के शटर बंद रखते हुए, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं और दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूं माइनस माइनस प्लस, तो ये तो गया, ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड पर तो 0 हो गया। 2 एच न्यू माइनस एच न्यू बाई 2, ये बन गया 3/2 एच न्यू, तो 3/2 एच न्यू, ठीक है। इधर माइनस 2 एच न्यू नॉट, ये प्लस 2 एच न्यू नॉट, तो माइनस एच न्यू नॉट। तो इस हिसाब से देखें तो न्यू नॉट की वैल्यू 3/2 न्यू आ गई। तो ये तो हो गया दिमाग के शटर बंद करके, ठीक है ना। और अगर दिमाग खुला रख करके हम चेक करें तो ये सवाल बोनस जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने भी इसमें कुछ भी टिक किया है ना, आप सबको फ्री के 4 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि बोनस में नहीं देखा जाता। अब वो एरर वाला सवाल है, टेक्निकल एरर है इसके अंदर। बट अगर टेक्निकलिटी को हम छोड़ दें और खाली इक्वेशन बेसिस पे सॉल्व करें तो आंसर फिर ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम इसमें चल सकते हैं, बट बोनस है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट, यार ये तो टेस्ट में दिया हुआ था, मैं टेस्ट में देते वक्त सोच रहा था ये प्रॉब्लम दें या ना दें, ठीक है ना, पता नहीं कहीं बहुत छोटे लेवल का ना हो जाए। पर फिर मैंने कहा चलो रख देते हैं, क्या पता नीट वाले इसको उठा के एज इट इज छाप दे। तो एज इट इज उन्होंने उठा करके छाप दिया, ठीक है ना। तो इसमें हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। तो इनके वेलोसिटी का 30 डिग्री और 45 डिग्री का, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी के बराबर होता है। तो v1/v2 हो गया 1030 बाय 1045। तो सॉल्व करोगे इसका आंसर आ गया हमारा 1/√3। राइट आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट वाला करेक्ट। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लो यार, इतना मुश्किल, इतना हार्ड प्रॉब्लम। डायमेंशन पूछ रहा है MLT -2 A -2। इसमें हमें डायमेंशन दे रखा और पहचानना बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो MLT -2 A -2। अब देखो ये तो डायमेंशन में कराया हुआ है मैंने आपको, तो ये आपका किसका डायमेंशन है, तो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा परमेबिलिटी, ठीक है ना। तो परमेबिलिटी का ये डायमेंशन हो गया। ऑप्शन हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं। तो परमेबिलिटी के हिसाब से हम चेक करेंगे तो राइट आंसर हमारा 4th वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स, कितना कठिन है, ठीक है ना। तो हमें पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स निकालना है कि आरएमएस का टर्म में कितना होगा। तो हम जानते हैं VRMS V0/√2 होता है और V0 की वैल्यू √2 टाइम्स VRMS। मतलब पेपर ऐसा है फिजिक्स का कि आप आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर आप इसको उड़ा के नमस्ते करके टिक करके चल सकते हो, ठीक है ना। इतना मजेदार है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड दोनों जगह कराया हुआ है। लेक्चर में बताया हुआ था, केटीएस में बताया हुआ था, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस होते हैं उनका रेशियो ऑड नंबर के बराबर होता है 1, 3, 5, 7, 9। तो राइट आंसर ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हो गया, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, डायरेक्ट आ गया हमारा। मैंने बोला था कई सारे प्रॉब्लम आपके डायरेक्ट आते हैं, आपको एनालिसिस दी थी मैंने बोला था 70% के आसपास प्रॉब्लम ऐसे रहेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे या आपके डायरेक्ट रहेंगे। देखो सारी बात ट्रू हो रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है body of mass 60 gram experiences a gravitational force of this much placed at a particular point, magnitude of gravitational field intensity। अब field intensity क्या होती है, F/m। मान लो ध्यान नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड F/q होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड F/m हो जाएगी। तो F/m पुट करोगे, F की वैल्यू होगी 3, मास को आप kg के अंदर कन्वर्ट कर लो, 0.06 हो गया, ये कैंसिल करोगे 50 न्यूटन पर किलोग्राम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। राइट आंसर 3rd वाला। नेक्स्ट 13th, बीटा प्लस डिके का, ठीक है ना। और वो भी बस खाली ये पूछा गया बता दो ये एक्स वाला एलिमेंट कौन सा होगा, इससे आसान क्या मिलेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए लिख लो रिएक्शन 11Na22 गिव्स x को z और इधर आप a लिखो और ये बीटा प्लस है, +1 E0 हो गया, न्यूट्रॉन साथ में निकल गया, बैलेंस कर लो। तो z की वैल्यू बैलेंस करने पर 10 के बराबर आ गई, a की वैल्यू 22 आ गई। तो 10Na22
खत्म हो गया खेल। 10 NE 22 के हिसाब से राइट आंसर 4th हो गया। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है, वाह क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इतना आसान कह रहा है। इफ सोप बबल एक्सपैंड तो प्रेशर, तो प्रेशर यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, एक्सपांड करेगा रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो राइट आंसर है प्रेशर डिक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पर। इन टू रजिस्टर, नहीं, टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इतना इतना आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये 100 ओम और 200 ओम पैरेलल में लगा दिए। अब ये जानना चाह रहा है द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 to 200 ओम। अब थर्मल एनर्जी पैरेलल में लगे तो वोल्टेज सेम होगा, तो हीट का फॉर्मूला हो गया V²/R × T, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो H1/H2 हो गया R2/R1 के बराबर। तो R2/R1 करें तो ऊपर आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा 100, आंसर आ गया 2:1। खत्म करो इसको भी, तो राइट आंसर हो गया थर्ड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कह रहा है द टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर R1 R2 हैव इक्वल चार्जेस पोटेंशियल वुड बी। तो R1 और R2 दो हॉलो स्फीयर हैं, इनके चार्जेस इक्वल है, ठीक है। तो टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, हैव इक्वल चार्जेस पोटेंशियल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फीयर, मोर ऑन द बिगर स्फीयर, मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, इक्वल ऑन बोथ स्फीयर। तो बेसिकली हमें इसमें पोटेंशियल बताना है स्फीयर पर कितना होगा। तो देखो स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। अब यहां से Q हमें दोनों स्फीयर पे सेम दे रखा है, तो साफ पता चल रहा है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो जिस स्फीयर का रेडियस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। तो खत्म करो इसको, तो मोर ऑन द बिगर स्फीयर, जी नहीं, मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, यानी राइट आंसर इसका थर्ड हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम इतना से इतना इन 16 सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या सवाल है, ठीक है ना। सिंपल इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, आपका उड़ा दिया होगा आपने। तो मतलब मेरे को ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं कि आया वहाँ आया, क्योंकि पेपर ही इतना आसान है कि सब कुछ आया हुआ ही है, इसमें कुछ ऐसा हम कर ही नहीं सकते नहीं आया हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले की एंगुलर स्पीड हमें दे रखी है 1200 RPM। RPM को आपको तुरंत रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 2π डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया हमारा रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट। तो इधर आ गया हमारे पास 20, तो 40π रेडियन पर सेकंड, ये हो गई ω1। ω2 फाइनल एंगुलर स्पीड देख लेते हैं, तो 3120 इंटू 2π डिवाइडेड बाय 60, तो ये यहाँ से गया 6×5 = 30 और 6×2 = 12, तो 52 आ गया। तो ये 104π आ गया। तो 104π रेडियन पर सेकंड फाइनल एंगुलर स्पीड हो गई। 16 सेकंड में होगी, अल्फा बताना है, तो ω2 बराबर ω1 प्लस अल्फा टी। तो अल्फा की वैल्यू आ गई ω2 माइनस ω1/t। अब सब्ट्रैक्ट कर लो यार, इसमें कुछ नहीं रखा, तो 104 माइनस 40 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 64, ठीक है ना। 64π डिवाइडेड बाई टी हो गया 16, तो 16 4 = 64, 4π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ढूंढ लो आंसर। तो 4π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से राइट आंसर थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 18th नंबर, बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है, कुछ माता बच्ची नहीं करनी, सीधे सीधे आंसर ढूंढ लेना है। तो हमें दे रखा है व्हेन लाइट प्रोपगेट थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी εr, परमेबिलिटी μr, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज v, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यार ये बता दो v c और इनका रिलेशन क्या होगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम c/μ होता है। म्यू की वैल्यू हो जाती है √εr, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा देर नहीं लगी होगी ढूंढने में, फटाफट से डायरेक्ट आंसर है, साफ चमक रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लॉन्ग सोलोनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm as 100 Turn/mm, 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सोलोनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एज इट इज प्रॉब्लम है, आपके टेस्ट में भी आपके लेक्चर में भी है, ठीक है ना। तो मेरे क्या, और ये बोलना गलत है कि ये प्रॉब्लम कठिन है, सबने कर लिया होगा। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni, μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें दे रखे हैं 100/mm, तो 100/mm में आ जाएगा 10⁻⁻3। करंट का वैल्यू चेक करो कितना है, 1 एम्पियर है, तो ये 325 इसमें से ये चला गया, यानी 10⁻2 बचा, और ये बना 12.5 × 10⁻2 टेस्ला। तो राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। तो ऐसा कुछ खास है ही नहीं कि कैलकुलेशन मुश्किल हो, लेंदी हो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
ये शेल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट 3 फ्रैगमेंट में ब्रेक होना, 2 परपेंडिकुलर जाएंगे, तीसरा किधर जाएगा, वो स्टैंडर्ड सवाल है, घिस घिस के कराया हुआ आपको, तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। हैविंग masses in the ratio 2:2:1, fragment having equal masses fly along, तो ये 2m ले लिया, ये 2m ले लिया, ठीक है ना, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। इवन क्वेश्चन तक हमें पता होता है कि यार ये जो क्वेश्चन है ये पूछना क्या चाह रहा है, तीसरे का स्पीड बता दो, यही है ना सवाल। तो इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल लो, वो इसके इक्वल होगा। यही सिखाया हुआ था आपको दोनों जगह पर, दोनों जगह मतलब बैचेस में भी सिखाया हुआ है एज वेल एज सेक्शन आपने KTS में भी सीखा हुआ है। तो इसका मोमेंटम हो गया 2mv, ये भी हो गया 2mv, तो रिजल्टेंट हो गया 2√2mv। अब चेक करो, m से m गया, v डैश आ गया 2√2v, तो राइट आंसर आपका हो गया फोर्थ वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये अपना सेमीकंडक्टर और रजिस्टर वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। डिक्रीजेस फॉर कंडक्टर, इंक्रीजेस तो सिंपल है, हम जानते ही हैं। तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, ठीक है ना, और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है, ढूंढ लो। तो इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, राइट आंसर हो गया फोर्थ वाला। कई बार आया हुआ है, घिसा हुआ सवाल है। बाई कॉन्वेक्स लेंस एज रेडियस कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इतना, पावर ऑफ लेंस बताओ। यार ये कोई सवाल है पूछने वाला, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, इस बार पेपर आसान है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये कोई सवाल है क्या, अदरवाइज अगर पेपर मुश्किल होता तो हम ये कहते हैं हाँ यार यही सवाल है, ठीक है ना, बट आपने किया हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो फोकल लेंथ ये हो गई, आर कितना है 20/2, म्यू -1 सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5, तो रिजल्ट आ गया 20 सेंटीमीटर। अब पावर डायोप्टर में निकालनी है तो 100/f कर दिया, यानी 100/20, तो पावर आ गई +5 डायोप्टर। राइट आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट्स के लिए ना कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट जैसा मैंने बताया अगर आप एग्जाम में, अब क्योंकि सेक्शन ए के अंदर है ना, तो करना तो पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, दो ही ऑप्शन है, नेगेटिव कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो। पढ़ो, कह रहा है बायोट-सावर्ट लॉ gives us the expression for magnetic field strength of infinite similar current carrying element IDL of a current carrying conductor only। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या सीखा हुआ है आपने कि I और DL लेंथ का ये हम एलिमेंट कट करें, इसकी वजह से यहाँ पर R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड देता है, और मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट होता है μ0/4π I DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय mod r³, ठीक है, जिसको अगर हम एक्सपैंड करें तो μ0/4π I DL sin थीटा डिवाइडेड बाय r² आ जाता है। आगे ये कह रहा है बायोट-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। आगे with the former being related to the field produced by scalar source IDL। अब देखो IDL वाला जो सोर्स है वो आप अच्छी तरह जानते हो, DL वाला एलिमेंट हम कट करते हैं करंट के डायरेक्शन में, यानी ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सामने साफ चमक भी रहा है, DL वेक्टर लगा हुआ है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है स्केलर है, यहीं से आपको पकड़ लेना चाहिए सेंटेंस। तो ये जो बात हो गई ना कि फॉर्मर बीइंग स्केलर, ये हो गया गड़बड़, while the later being vector source, तो ये जो बाद वाला Q वाला जो सोर्स है, यानी कूलम्स लॉ के अंदर जो Q है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो ये कह रहा है बाद वाला वेक्टर है, पहले वाला स्केलर है, तो यहाँ कहानी गड़बड़ हो गई। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट हो गया। थोड़े से प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप इस सवाल का राइट आंसर ढूंढ सकते थे, ठीक है ना, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। A square loop of side 1 meter resistance इतना placed in magnetic field इतना, if the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field, magnetic flux through the loop। बताओ कोई सवाल है? तो magnetic flux निकालना है, तो number of turns NBA कर दिए। अब number of turns हमें कुछ दे नहीं रखे इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, अगर number of turns नहीं दे रखे तो हम मान लेते हुए चल लेते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.5 दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेक करो 1 है, तो 1 यहाँ पर आ गया, तो आंसर हो गया 0.5 वेबर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। अच्छा एक चीज और, क्योंकि यहाँ प्लेन इसका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये भी चीज हमेशा मैंने वेरीफाई करने को बोली है, तो मैं कैसे छोड़ दूं। तो फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गई, तो एंगल 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ एंगल अगर 90 हो जाता तो फ्लक्स 0 होने का चांस हो सकता था, जो कि है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए राइट आंसर इसका थर्ड वाला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है
लिफ्ट वाला अपना दोस्त है, ठीक है ना, सीखा हुआ है आपने, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कह रहा है इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, लिफ्ट प्लस पैसेंजर का मास दे रखा है, मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड इतना, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज इतना, द मिनिमम पावर डेवलप्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट। तो मोटर की पावर निकालनी है, मोटर यानी मोटर का काम क्या है, इसके ऊपर फोर्स लगाना है, यानी टेंशन की फोर्स की हमें पावर निकालनी है। अब ऊपर टी लग गया, ठीक है ना। ये हमें लोड और पैसेंजर का मास दे रखा है 2000 kg, तो नीचे इनका टोटल वेट आ गया, तो इस 2000 kg को मैं 2 × 10⁴ लिख लूँ, काम आसान हो गया न्यूटन में। साथ में नीचे फ्रिक्शनल फोर्स आ गया जिसका वैल्यू हो गया हमारे पास 3000 न्यूटन, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, चलो 3000 ही पड़ा रहने दो, ठीक है ना। ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ये स्पीड हमें दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकंड की। अब हमें निकालनी है मिनिमम पावर, कम से कम पावर, तो कम से कम पावर हो गई फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो वो पावर का वैल्यू हो गया टी इंटू वी। अब टी का मिनिमम वैल्यू कब होगा, टी का मिनिमम वैल्यू तब होगा जब ये एक्सेलरेट ना करे, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ होगा तो टी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो मिनिमम पावर का सिग्निफिकेंस ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जीरो रखते हुए टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 20000 न्यूटन प्लस 3000 न्यूटन, तो 23000 आ गया। तो 23000 मैंने डायरेक्ट डाल दिया, साथ में स्पीड हो गई 1.5, तो इसको भी मैं पुट कर दे रहा हूँ, 1.5 ही रहने देते हैं, तो 0.005 आ गया, और इधर एक जीरो कम कर दो पहले तो, और इधर आ गया मेरे पास 5 और 34, तो 34500। तो 34500 के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे ये वॉट में हमारा पावर का आंसर है, तो राइट आंसर हो गया फोर्थ वाला, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कह रहा है लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, तो ये लो ग्लास सरफेस रहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। आगे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पर फॉल कर रही है। अब ये कह रहा है द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, तो यार ये तो सीधे सीधे कहानी हमारी पोलराइजेशन की है, रिफ्रैक्टेड हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई। अब ये दोनों रेज यहाँ तो परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगी, दो ही ऑप्शन होंगे, और वो कब होगा, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के बराबर हो। चेक कर लेते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू 10 IP, ब्रूस्टर लॉ लगाया, IP का वैल्यू हमें नहीं पता पर म्यू पता है, तो इसे पुट किया, तो यहां से हमें पता चला कि IP जो होना चाहिए वो 60 डिग्री होना चाहिए, और वही दे रखा है, तो इसका मतलब दोनों रेज आपस में परपेंडिकुलर होंगी। राइट आंसर हो गया 90 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कह रहा है कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, रेडियस इतना, हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इतना, करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर। करंट डेंसिटी का वैल्यू निकालना है, सिंपल। तो कैसे करेंगे, तो करंट डेंसिटी हो गई, ठीक है ना, तो करंट पर यूनिट एरिया, जे से इसको डिनोट करते हैं, तो ये हो गया I/A। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कॉपर वायर का लेंथ दे रखा है, रेडियस दे रखा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट डेंसिटी इन अ वायर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो करंट हमें देने रखा है, एरिया में देने रखा है, तो हम फील्ड वाले फॉर्मूले से रिलेट कर लेते हैं। दूसरा रिजल्ट इसका E/ρ हो गया। अब रो की वैल्यू हम कहां से निकाल के लाएंगे, ρL/A, यहां से आपने रो की वैल्यू पकड़ ली, RA/L, पटक दो इसके अंदर, ठीक है ना, तो E डिवाइडेड बाई RA टाइम्स L। तो मतलब थोड़ा सा बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन और थोड़ा सा ट्विस्टिंग टर्निंग, आंसर हमारे हाथ में। तो फील्ड 10 हो गई, 10 ही दे रखी है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ, लेंथ हमें 10 मीटर दे रखी है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है इसका कितना दे रखा है 10 ओम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा हमारा πr², तो पाई तो बढ़ा नहीं दो, r² की जगह आ गया 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय पाई, वो रूट उड़ गया, ये यहाँ से चला गया, ये यहाँ से चला गया, आंसर आ गया 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो चेक करो, इसका राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपको यार कितनी बार कराया हुआ है मैंने, बताओ, टेस्ट के अंदर एज इट इज है, लेक्चर के अंदर एज इट इज है, ठीक है ना, दोनों जगह पर मैंने बताया हुआ था, मैंने बोला होता हमेशा ये सवाल तो जरूर ही करके जाओ, फंस सकता है। तो पीएन जंक्शन डायोड में, और हमें पता करके देना है कि ऐसा कौन सा है जिसके अंदर वोल्टेज दोनों जगह का इक्वल है। बहुत सिंपल है, वोल्टेज दोनों जगह क्या सिखाया हुआ है, इवन KTS में भी बताया हुआ है, दोनों डायोड्स का वोल्टेज कब इक्वल होगा, तो ये वोल्टेज तब इक्वल होगा जब दोनों डायोड या तो फॉरवर्ड बायस हो या दोनों रिवर्स बायस हो, यानी रेजिस्टेंस इक्वल होगा तभी तो वोल्टेज इक्वल डिवाइड होगा। तो चेक करो, ये फर्स्ट केस के अंदर ये PN ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये PN ये NP, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया रिवर्स बायस, ठीक है ना। तो इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r, इक्वल होने का कोई चांस नहीं। NP ये दोनों हो गए रिवर्स बायस, तो यहां पर आप चेक करेंगे दोनों के रेजिस्टेंसेस अगेन इक्वल हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर और इस सिचुएशन के अंदर दोनों के अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस वोल्टेजेस हमारे बराबर आएंगे। तो राइट आंसर A एंड C, तो उस हिसाब से बोथ सर्किट A एंड C हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29, if the initial tension in the stretched string
is doubled, then the ratio of the initial and final speed of the transverse wave along the string is। अब देखो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड अंडर रूट टी बाई म्यू होती है, ठीक है ना। ये कह रहा है इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल्ड, तो v प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो गया। इससे आसान क्या मिलेगा, तो v बाई वी डैश रूट टी बाय रूट डबल कर दो 2t कर दो, तो v डैश की वैल्यू आ गई रूट 2v, यानी ट्रांसवर्स वेव की स्पीड रूट 2 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें निकालना है इनिशियल फाइनल स्पीड का रेशियो, तो 1/√2 आ गया, आंसर फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं 30 नंबर प्रॉब्लम। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ gyration ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू, देखो ये हमें डिस्क दे रखी है, एक्सेस कहां से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इसका रेडियस ऑफ gyration, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, हाफ mr² हो गया, m के स्क्वायर के बराबर डाल दिया, तो यहां से k की वैल्यू k1 ले लेता हूं उसको, तो k1 की वैल्यू r/√2 आ गई, सिंपल। दूसरी एक्सेस कौन सी दे रखी है, दूसरी एक्सेस बोल रहा है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ gyration ऑफ थिन अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन एंड अबाउट इट्स डायमीटर, तो दूसरी डायमीट्रिकल एक्सेस है आई डैश, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/4 mr², m k2² डाला, यहाँ से k2 का वैल्यू आपको मिल गया r/2। अब यार सिंपल रेशियो निकाल करके देना है, तो k1/k2 का रेशियो हो गया 2/√2, यानी √2:1, तो ढूंढ लो इसका आंसर, आंसर हो गया थर्ड। कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आपने अगर ढंग से पढ़ा हुआ है, ढंग से भी मतलब क्या, अगर आपने इस पेपर के हिसाब से तो बेसिक भी किया हुआ है, तो भी आप फिजिक्स का पेपर आराम से छप्पर फाड़ के नंबर ला सकते हो, ऐसा है, ठीक है ना। बट हम हर साल के लिए नहीं कह सकते कि ऐसा ही पेपर आएगा, तो हमें लेवल अपना अच्छा रखना पड़ता है, तब जाकर के ऐसे पेपर हमारे लिए आसान रहते हैं। नेक्स्ट, इन YDSE एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट, ये एज इट इज प्रॉब्लम छपा हुआ है यार, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन सर्टेन सेगमेंट when a monochromatic light this much is used, wavelength of light is changed to इतना, number of fringes बता दो। तो क्या तरीका था कि उतने पोर्शन की विड्थ जो रही है, ठीक है ना, वो विड्थ एज इट इज है, तो उसके अंदर मान लो पहले में n1 फ्रिंजेस हैं, तो n1 W1 की वैल्यू n2 W2 के बराबर एज इट इज कराया हुआ है, तो n1 W1 n2 W2, n1 हो गया हमारे पास 8, W1 को आप डालोगे लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी कटा, तो यहाँ आ गया λ1 की वैल्यू हो गई 600, n2 λ2 की वैल्यू होगी 400, यहाँ से सॉल्व कर लो, तो n2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 12, एज इट इज आंसर भी वही है, तो फर्स्ट ऑप्शन 12th वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत ही कठिन सवाल पूछा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक किसका, इक्विपोटेंशियल, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो राइट आंसर हो गया इसका 4th वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी बिल्कुल, विस्कोसिटी का ग्राफ एज इट इज कराया हुआ था, बताया हुआ है ना आपको कि जब भी किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को लिक्विड में ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट टाइम बाद जाकर एक कांस्टेंट होती है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग रहती है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला देखोगे तो Vt1 माइनस ई की पावर माइनस समथिंग टी बाय टाउ, समथिंग ऐसे ही मैंने इक्वेशन लिख दी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग इक्वेशन। उस हिसाब से देखोगे इसका ग्राफ रहना चाहिए ऐसे टाइप का, तो ऐसे टाइप का ग्राफ हमारा बी वाला है, ठीक है ना, तो राइट आंसर हो गया बी के हिसाब से थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं 34 है, T1 एंड T2 आर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2 हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n = 3 हो गया, ये बताया हुआ है आपको। अकॉर्डिंग टू द बोल मॉडल रेशियो ऑफ T1 एंड T2, ठीक है भाई। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। तो एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n = 2, -13.6 Z² डिवाइडेड बाय 4, n की जगह 2 डालकर। एनर्जी इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/9, तो रेशियो ही तो निकालना है, तो E1/E2 का रेशियो हमारे पास आ गया 9/4, तो राइट आंसर चेक करो 9/4 के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूवमेंट। इतना बकवास सवाल पूछ लिया, तो लैम्डा = h/p, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेक्शन ए आप देख लो, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं कर सके, और बहुत स्पीड से मैंने किया, ठीक है ना, तो आप भी इसी स्पीड से कर रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, एक आधा सवाल ऐसा था जैसे वो बायोट-सावर्ट लॉ वाला जो असर्शन रीजन था, पर मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना था, तो आई होप जो बच्चे थोड़ा दिमाग लगा के आए होंगे उन्होंने कर लिया होगा। सेक्शन ए पूरा का पूरा सही, सेक्शन बी यहाँ हमारे पास चॉइस है, हम मुश्किल सवाल करेंगे ही क्यों, ठीक है ना। 2 पेंडुलम ऑफ लेंथ इतना
स्टार्ट, ये तो एज इट इज कराया हुआ सवाल है, ठीक है ना। कई बच्चे चिल्लाप सर आपने लेक्चर में कराया था, आ गया वो एज इट इज। तो ये मैंने पहले ही बोला हुआ है कि इस तरीके के प्रॉब्लम स्टैंडर्ड होते हैं, बार बार फंसते रहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत आई होगी। तो दोनों की लेंथ ये दे रखी है, वाइब्रेटिंग इन अ फेज एट सम इंस्टेंट 2 आर एट एट मीन पोजिशन इन द सेम फेज, मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच 2 आर अगेन इन फेज। तो N1T1 बराबर N2T2, तो N1T1 बराबर N2T2। अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2/√L/G होता है, तो N1√L1 N2√L2, ठीक है ना। तो N1/N2 रूट अंडर L2/L1, L2 हो गया 100, L1 हो गया 121, यानी 10/11, ठीक है ना। अब हमें किसका वाइब्रेशन निकाल के देना है, हमें स्मॉलर वाले का निकाल करके देना है। तो स्मॉलर वाला 2 वाला था, तो इसके 11 वाइब्रेशंस होंगे, तब जाके फिर से सेम फेज में आएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट 37। अब ये प्रॉब्लम कई स्टूडेंट को डाउटफुल लगा होगा, यार ये फिजिक्स का कम केमिस्ट्री का ज्यादा हो गया, ठीक है ना। डाउटफुल लगा, छोड़ दो, क्यों इसकी रिस्क ले रहे हो, पर मैं तो करके दिखा देता हूं। तो volume occupied by molecules contained in 4.5 kg of water at STP if intermolecular forces vanishes away, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अगर गायब कर दोगे तो लिक्विड स्टेट से वो तुरंत वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हमें मॉलिकुलर वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा वो निकाल के देना है। तो करेंगे क्या, PV = nRT, और कोई तरीका ही नहीं है। नंबर ऑफ मोल हम आराम से निकाल लेंगे। प्रेशर हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू 1 atm यानी 10⁵। वॉल्यूम हमें निकाल के देना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल हम लिख लेते हैं 4.5, तो इसका मास हो गया। मोलर मास वाटर का लिखोगे तो 18 हो गया H2O के हिसाब से, इंटू 10⁻³ R की वैल्यू अपनी 8.314 या 25/3 लिख लो, ठीक है। और टेम्परेचर की वैल्यू हमारी होगी 273। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, और स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये आ जाएगा 5.6 मीटर क्यूब एज इट इज, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, आई थिंक केमिस्ट्री में आपने ये किया हुआ होगा। तो वहां का ये मेन प्रॉब्लम था जो उठा करके इन्होंने फिजिक्स के अंदर पूछ लिया। राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट 38 नंबर प्रॉब्लम, महा आसान प्रॉब्लम, किया हुआ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है, तो ये बस इसमें आप मतलब 45 में से 45 सही करके आ सकते हो। इस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर इतना, स्प्लिट इन 2 न्यूक्लियाई 125 एंड 64, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई आर रिस्पेक्टिवली। कोई सवाल है? तो मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का फॉर्मूला। तो R1/R2 कुछ ही नहीं है, खत्म ही हो गया। 125/64 की पावर 1/3, 5/4 आंसर। तो 5/4 के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर से असर्शन रीजन, ये कह रहा है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। असर्शन कह रहा है वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अच्छा है कहीं ये तरह, द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। तो स्ट्रेचिंग जो होती है वो शियर मॉडुलस ऑफ स्प्रिंग से डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट, coil spring of copper has more tensile strength than steel spring of same dimension. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, हमें इसके अंदर ये प्रेडिक्ट करके देना है। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी मॉडुलस की बेसिक इंफॉर्मेशन। तो जैसे ये बोल रहा है स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस, तो शियर मॉडुलस के वक्त ना तो वॉल्यूम चेंज होता है ना लेंथ चेंज होती है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ होती है वहाँ वहाँ हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस शियर मॉडुलस है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो असर्शन है ये हमारा करेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यार ये तो साफ पता चल रहा है स्टील की ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कॉपर की कम होती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर हो गया ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर। लो अब ये कैपेसिटर का प्रॉब्लम, इतना आसान प्रॉब्लम, खूब किया हुआ आपने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है एक कैपेसिटर है 900 pf का, 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, देन इट इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी हटा दी गई। अब इसको एक और अनचार्ज कैपेसिटर 900 पिकोफेराड पे यानी लाइक कैपेसिटर पे कनेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम बी। इतना रद्दी सवाल। तो क्या करेंगे, कॉमन पोटेंशियल लिख लो। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला वी फाइनल का C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। तो C1V1 तो हो गया, C इंटू वी, अभी मैं स्टैंडर्ड ही लिख रहा हूँ, दूसरा अनचार्ज था, बाय 2C, यानी आंसर आ गया हमारे पास V/2। तो 100 वोल्ट से चार्ज किया था तो आंसर आ गया फाइनल पोटेंशियल का 50 वोल्ट। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो दोनों की इकट्ठी करके लिखनी पड़ेगी। तो ½ CV² + ½ CV² यानी CV² होगी, ठीक है। C का वैल्यू हो गया हमारे पास 900 पिकोफेराड -12, V² करोगे तो 2500 आ गया। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, 4 तो ये इसमें से चले गए, 10⁻⁻8 बचा, और ये हमारे पास हो गया
225, तो 225 इंटू 10 की पावर -8। अब इस हिसाब से देखूं तो इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, 10 की पावर -6 जूल। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला है, सिंपल था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 41। ये कह रहा है फ्रॉम एम्पीयर सर्किटल लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टडी करंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन इज गिवन बाय। तो एम्पीयर सर्किटल लॉ के हिसाब से एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखी है, कौन सी नहीं बोला। तो जब कुछ नहीं बोलता तो हम सॉलिड वायर लेते हुए चलते हैं, बेसिक हमारा ये बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया हुआ वही लेते हुए चलो। तो ये हमें एक सॉलिड वायर दे रखी है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, इस साल भी ऐसा ही है। अब इसमें करंट यूं करके फ्लो कर रहा है, तो इनसाइड और आउटसाइड में बता दो। तो इनसाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड वाली जो फील्ड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ढूंढ लो। तो अब इस हिसाब से देखोगे आंसर, तो लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन डिस्टेंस आर और साफ पता चल रहा है, और डिक्रीजिंग 1 with 1/r डिपेंडेंस फॉर द आउटसाइड रीजन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ इतना एंड विड्थ इतना आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करंट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब हमें राउंड ऑफ करके निकालना है एरिया का रिजल्ट। तो देखो, तो एरिया की वैल्यू लेंथ इनटू विड्थ होगी। बेवकूफी नहीं करना, मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है। मल्टीप्लीकेशन करते वक्त सिग्निफिकेंट फिगर जो लीस्ट वाले होते हैं वही हमारे फाइनल आंसर आएंगे। अब देखो 25 मीटर चेक करोगे, 55.3 चेक करोगे, तो 25 मीटर के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 55.3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो देखो डायरेक्ट टिक कर सकते हो, इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 14 इंटू 10 की पावर 2, तो राइट आंसर यही होना चाहिए। फिर भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया 1382.5, 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी यहाँ तक लाना है, यानी 8 को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो बन जाएगा 14 इंटू आ जाएगा 10 की पावर 2, हो गया प्रूविंग। देखो आपके सामने, तो सिंपल है, ठीक है ना। बेसिक रूल्स आपको सिखाए हुए हैं, उस हिसाब से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब ये तो हमारा लॉजिक गेट का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, सिंपल है। आ जाओ देखते हैं इसको। तो इस लॉजिक गेट में आपने सिखाई हुआ टेस्ट में बताया हुआ है आपको, इधर से ए आ गया, इधर से हमारे पास बी आ गया। अब यहां चला गया ए डॉट बी, और ये हो गया नैंड गेट, तो इधर मिलेगा ए डॉट बी का बार। ब्रेक करके लिख लो, डी मॉर्गन लगा लो, ए बार प्लस बी बार। यहां पर आ जाते हैं, इधर से आ रहा है ए और ये कन्वर्ट हो गया ए बार, ये हो गया बी, और फाइनली हमें इधर मिला ए बार डॉट बी का होल बार, विच विल बिकम ए डबल बार प्लस बी, यानी कि ए डबल बार प्लस बी बार, यानी ए प्लस बी बार। अब देखो, एक तरफ से हमारे पास आ रहा है ए बार प्लस बी बार, और इधर से आ रहा है ए प्लस बी, और बीच में लगा हुआ है ये फिर एंड गेट। तो फाइनल आउटपुट जो मिलेगा वो मिला ए बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी बार। ठीक है, कर लो सिंप्लीफाई। तो ए बार 0 हो गया, ए बी बार, ठीक है, और इधर आ गया ए बार बी बार, और फाइनली बी बी बार, और बी बी बार भी हमारा 0 हो गया। तो ये गया, ये गया, तो रिजल्ट मिला ए बी बार प्लस ए बार बी बार। अब इसमें से आप देखो बी बार गया बाहर, ए प्लस ए बार का वैल्यू 1 होता है, तो यानी ये फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा बी बार के बराबर, यानी जैसा बी होगा उसका अपोजिट हमें बी बार में देखने को मिलेगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 आ गया, तो यानी ये बी और इधर बी बार तो बिल्कुल नहीं, हटा दो। इधर 0 है, इधर 1 है, ठीक है, इधर 1 है, इधर 0 है, ठीक है, इधर 0 है, इधर 0, ये गलत हो गया। इधर 0 इधर 0, ये गलत हो गया, सीधे ही पता चल गया। 0 1 1 0 0 1 1 0, ये हमारा राइट आंसर है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, सिंपल डी मॉर्गन लॉ लगाया और हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रॉब्लम, बहुत ही आसान है, सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रॉब्लम। इसमें बोल रहा है 2 मीडियम है, उनमें स्पीड ये और ये दे रखी है। देन हमें पता करना है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल साइन आई सी, ये होता है रेयरर बाय डेंसर, ठीक है ना। और इसको अगर हम चेक करेंगे तो रेयरर मीडियम में जो स्पीड होगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना, और लार्ज स्पीड, और डेंसर मीडियम में जो स्पीड होगी वो हमें कम मिलेगी। तो वी स्मॉल बाय वी लार्ज। अब स्मॉल स्पीड होगी 1.5 वाली, ये हो गई लार्ज वाली, ये हो गई कितना 2। तो फाइनल रिजल्ट अगर हम चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो आई सी का वैल्यू हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 3/4 यानी 0.75। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था, आराम से कर लिया होगा। फर्स्ट नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर हो गया साइन इनवर्स 0.75 के हिसाब से थर्ड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कह रहा है बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टन एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर। तो ये दे रखी है हमें एक लार्ज कॉइल, ठीक है ना, इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं 1000, एवरेज रेडियस दे रखा है हमें इसका, और रेडियस का वैल्यू हमें दे रखा है 10 मीटर।
रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये रहा हॉरिजॉन्टल डायमीटर, इसके अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ओमेगा दे रखा है हमें 2 रेडियन पर सेकेंड। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज इतना, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा बी वर्टिकल, ये हमें दे रखा है। तो अब होगा क्या, जब आप कॉइल को डायमीटर के अबाउट रोटेट कराओगे तो बी और ए के बीच का एंगल चेंज होगा, ठीक है। हमें पता करना है मैक्सिमम इंड्यूस करंट, तो आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू रोटेशन वाला केस ई नॉट बाई आर के बराबर हो गया। ई नॉट की वैल्यू हो गई एन बी ओमेगा डिवाइडेड बाई आर, बस डेटा पुट करो। नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 1000, मैग्नेटिक फील्ड चेक करो 2 × 10⁻⁵, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर के हिसाब से अगर मैं लिखूं इसको तो पाई, रेडियस 10 मीटर दे रखा है तो 10⁻² आ गया, ओमेगा हमें सीधे दे रखा है 2 और रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें दे रखा है 12.56। तो रिजल्ट आ गया देखो 2 2 4 पाई, 4 पाई तो ये यहां से निकल गया, ठीक है ना, 12.56 बन के। पावर देख लेते हैं तो -5 और ये भी आपस में कट गया, आंसर हमारे पास 1 बचा, यानी 1 एम्पियर पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट है। राइट आंसर हो गया हमारा 4th वाला, सस्ता सुंदर टिकाऊ। चलते हैं आगे 46 नंबर, ये बोल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। तो ये अननोन रेजिस्टेंस x डिटरमाइन करने के काम आता है बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस y को वैरी करा के, ये ज्ञान की बात हम जानते हैं। फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ x द रेजिस्टेंसेस p एंड q। तो p और q रेजिस्टेंसेस कैसे होने चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल फंडा है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी तब देता है जब रेजिस्टेंसेस के वैल्यू बराबर होते हैं। तो अब ऑप्शन में ला लेते हैं, डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, should be approximately equals to 2x, should be approximately equal and are small, should be very large and unequal, ठीक है ना। तो should be approximately equal and are small, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 47, ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस -q + q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस l। तो हमें पता करना है r मच ग्रेटर देन l पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरीफाई करेगी। तो यार ये तो डायपोल हो गया, ठीक है ना। तो डायपोल की जो फील्ड होती है वो जनरल फील्ड का फॉर्मूला kp, ठीक है ना। तो kp/r3, या तो 2kp/r3 लिखो या kp/r3, kp/r3 हो गई इक्वेटोरियल लाइन पर और एक्सल लाइन पर होगी 2kp/r3, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 आ गई। जनरल फॉर्मूला लिखो, उसकी भी जरूरत नहीं है हमें बस खाली ये बताना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के हिसाब से कैसी वेरी करेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिर से मैच द कॉलम। अब ये मैच द कॉलम तो बर्बाद है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर हमें सीधे सीधे यूनिट एंड डायमेंशन से, और मैंने बहुत सारे आपको टेस्ट में दिए हुए थे, मेजर टेस्ट आप देखोगे तो मैच द कॉलम मैंने ऐसे रखे हुए थे जो यूनिट एंड डायमेंशन एसोसिएटेड थे, तो एज इट इज आपका आया हुआ है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कोई भी एक वेरीफाई कर लो। अब देखो फर्स्ट के 3 ऑप्शन सेम है, एक ऑप्शन डिफरेंट हो सकता है, हमें खाली ए सॉल्व करके आंसर मिल जाए। तो जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला इजीली आप इससे निकाल सकते हो। तो mlt-2 इधर आ गया हमारे पास L²/m², ये हो गया जी का डायमेंशन फॉर्मूला, यानी m-1 L³ T-2। तो m-1 L³ T-2 के हिसाब से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो नहीं है, अब लफड़ा इन तीनों में फंस गया, ठीक है ना। बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कोई सी भी हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो चाहे नॉन ग्रेविटेशनल हो, तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml²T-2 ही रहेगा। तो राइट आंसर देखोगे तो 4th वाला होना चाहिए। तो 4th वाला होना चाहिए, तो ये ऑप्शन चला गया, यानी इन दोनों में फिर बात अटक गई। अब सी पर आए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हो गया वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है ना। तो वर्क डन पर यूनिट मास के हिसाब से ml²T-2 डिवाइडेड बाय m करेंगे तो L²T-2 आ गया। राइट आंसर अब आप देख लो इसमें 3rd वाला हो गया, तो 3rd इसमें करेक्ट है। तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो राइट आंसर हमारा 4th वाला आ गया। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कर सकते हो, और अगर दिक्कत है तो सेक्शन बी छोड़ दिया, ठीक है ना। दूसरे ऑप्शन कर लिए जो ज्यादा आसान थे। नेक्स्ट 49, बहुत ही सिंपल महारद्दी प्रॉब्लम। इससे रद्दी प्रॉब्लम आज तक आपका हिस्ट्री में आया नहीं होगा, ठीक है ना। इतना आसान आपका अल्टरनेटिंग करंट का प्रॉब्लम है। तो ये बोल रहा है इन एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस इतना, कैपेसिटेंस इतना, रेजिस्टेंस इतना, connected to this much voltage source. If the resonant frequency of LCR circuit is nu naught and the frequency of AC source is nu, then तो हमें पता करना है न्यू और न्यू नॉट का क्या रिलेशन होगा। तो पहले रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, उसके लिए चेक कर लेते हैं एक्सएल एक्सी बराबर है या नहीं है। तो एक्सएल हो गया ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू साफ दिख रही है 100, तो ये आ गया 1000 ओम। एक्सी का वैल्यू चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी, ठीक है ना। तो 1/ओमेगा हो गया 100, सी का वैल्यू हमारे दे रखा है 10
और ऊपर आ गया 10 की पावर 6, तो ये भी 1000 आ गया। तो साफ पता चल गया ये सर्किट जो है रेजोनेंस में है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस में है तो जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी। तो ओमेगा और ओमेगा नॉट दोनों के वैल्यू 100 हो जाएंगे। तो एफ और एफ नॉट दोनों के वैल्यू हमारे 50/पाई आ जाएंगे। इसको 2πf डाल दिया हमने, ठीक है ना। तो 50/पाई हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो राइट आंसर देख लो, थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 50 लास्ट प्रॉब्लम आपका ये बोल रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड विद दिस मच वेलोसिटी एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। बस ये ध्यान रखना वर्टिकल डायरेक्शन से, यहाँ सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो 10 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री वर्टिकल डायरेक्शन से हमें पता करके देना है स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी इस जगह पर स्पीड कितनी होगी। तो ये स्पीड हम अच्छी तरह जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर रहती है। तो इधर साइड कंपोनेंट आ गया v sin 60, तो 10 sin 60 हो गया √3/2 यानी 5√3। मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। राइट आंसर थर्ड हो गया। तो 22 का पेपर बहुत आसान था, और जो बच्चे अच्छे से पढ़े हुए हैं या अगर सिंपल उन्होंने KTS से भी प्रैक्टिस करी हुई है तो मेरे ख्याल से इस तरीके का पेपर फोड़ना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। 45 में से 45 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। और डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस पेपर के अंदर। बट नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तैयारी तो अच्छे से करके ही चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ना हम मान लेंगे कि ऐसा ही पेपर उठ करके आ जाएगा। पता चले 20 में आया था, 21 में मुश्किल आ गया, तो 22 में आसान आ गया, 23 के अंदर मुश्किल आ गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो तैयारी अच्छे से करो, ठीक है ना, मन लगा के तैयारी करो। और जब भी आप इस तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हो, हमेशा पेपर चाहे कैसा भी हो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, पेपर आपको आसानी लगेगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपकी रैंक बहुत अच्छी आनी चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।